मुझे हमेशा से लगता था कि इतिहास में सत्ता हमेशा राजसी खून से ही चलती है। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता है और एक आम इंसान बस प्रजा बनकर रह जाता है। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसे दौर की बात करें जहां भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा राजनैतिक नक्शा ही उन लोगों ने बदल दिया जो मध्य एशिया के बाजारों में बाकायदा गुलामों की तरह बिकते थे। ये वाकई सोचने वाली बात है और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। सही कहा। तो आज हम परमार एसएससी के उन ऐतिहासिक नोट्स पर एक गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो भारत में इस्लामी और तुर्क आक्रमणों के इस बहुत ही जटिल दौर को खंगालते हैं। मैं जब इन नोट्स को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या राजाओं के नाम रटना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इतिहास सिर्फ तारीखों का हिसाब किताब नहीं होता। हाँ, बल्कि हमें उस मैकेनिज्म को समझना है कि आखिर सत्ता का ये भारी भरकम हस्तांतरण हुआ कैसे। कैसे एक बिल्कुल नई सैन्य तकनीक और कुछ बेहद महत्वाकांक्षी गुलामों ने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और इस पूरी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब भारत से बाहर 7वीं शताब्दी के मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट की तरफ देखना होगा, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एकदम सही। नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि लगभग 610 ईस्वी के आसपास इस्लाम की उत्पत्ति हुई और बहुत ही तेजी से ये एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक ताकत बन गया। इस नई व्यवस्था में जो सबसे बड़ा या कहें सर्वोच्च शासक होता था उसे खलीफा कहा जाता था। खलीफा, जो कि एक तरह से पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु थे। हाँ, और 9वीं शताब्दी आते आते उमैयद खलीफा शासन कर रहे थे। लेकिन असली जो बड़ा बदलाव आया ना, वो अब्बासिद खलीफाओं के दौर में आया। हमारे पास जो नोट्स में ऐतिहासिक मानचित्र का संदर्भ है, अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो अब्बासिदों के सीधे नियंत्रण वाला एक बहुत बड़ा हरा हिस्सा दिखाई देता है। और उसी के ठीक बगल में एक नारंगी हिस्सा भी है मानचित्र में। बिल्कुल, वो ट्रांसऑक्सानिया और खुरासान का इलाका था जो मूल रूप से तुर्कों का गढ़ माना जाता था। और यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। नोट्स में लिखा है कि अब्बासिद साम्राज्य के शासकों ने एक बड़ी अजीब व्यवस्था शुरू की थी। दासों को खरीदने वाली व्यवस्था? हाँ, वो समरकंद जो आज के उज्बेकिस्तान में है, वहां के बाजारों से दासों को यानी गुलामों को खरीदते थे। और ये कोई आम मजदूर नहीं होते थे। नहीं, इन्हें बाकायदा सेना के लिए तैयार किया जाता था। बिल्कुल, एक एलीट मिलिट्री कैडेट्स की तरह। इनका इस्लाम में धर्मांतरण होता था और इन्हें सेना में शामिल कर लिया जाता था। सोच के देखिए कि जो इंसान एक गुलाम के तौर पर लाया गया है, वो अपनी वफादारी और तलवारबाजी के दम पर इतना ताकतवर हो जाता है कि 10वीं शताब्दी में जब अब्बासिद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है तो यही दास अपने खुद के स्वतंत्र राज्य खड़े कर लेते हैं। और समानिद राजवंश या गजनवी राजवंश इसी व्यवस्था की ही देन थे। सही कहा। पर ये दास अचानक से सुल्तान कैसे बन गए? मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया तो रही होगी। बिल्कुल थी, और ये एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू है। जब ये दास इतने ताकतवर हो जाते थे कि अपना राज्य बना लें, तो उन्हें एक तरह की वैधता या लेजिटिमेसी चाहिए होती थी जनता और बाकी शासकों की नजर में, जिसे वो एक औपचारिक पत्र के जरिए हासिल करते थे। हाँ, जिसे मंशूर कहा जाता था। खलीफा की तरफ से उन्हें यह मंशूर दिया जाता था और इसके मिलते ही एक पूर्व दास आधिकारिक तौर पर सुल्तान बन जाता था। ये अपने आप में उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था, जहां खून के रिश्तों से ज्यादा वफादारी को अहमियत मिल रही थी। तो अब इसी बैकग्राउंड के साथ अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ मुड़ें तो 712 ईस्वी का वो साल आता है जब पहली बार इस नई ताकत का सीधा टकराव भारत से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम अरब से आता है और सिंध पर हमला करता है। नोट्स बताते हैं कि इस हमले में सिंध के अंतिम हिंदू शासक राजा दाहिर की हार हुई। लेकिन यह सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी यहाँ। हाँ, क्योंकि इसी आक्रमण के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जजिया कर की शुरुआत हुई। जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। सही कहा, जजिया एक ऐसा टैक्स था जो इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और इसके बदले में उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया जाता था। हम यहाँ बिना किसी पक्ष को लिए सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रख रहे हैं कि ये कर समाज में एक नई तरह की राजनीतिक और धार्मिक पदानुक्रम को स्थापित करने का एक तरीका बन गया था। और सिंध पर हुए इस आक्रमण के बाद देखा जाए तो भारत ने एक लंबे समय तक कोई बहुत बड़ा बाहरी हमला नहीं देखा। काफी समय तक शांति रही, लेकिन फिर दौर आता है तुर्कों का। हाँ,
और यहाँ हमारे नोट्स हमें गजनवी राजवंश की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि महमूद गजनवी ने इस वंश की नींव नहीं रखी थी। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत अल्पतकी नाम के एक शख्स ने की थी, जो खुद भी शुरुआत में एक तुर्कदासी था। फिर से वही दास से शासक बनने वाली बात। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन सत्ता में आया और 10वीं सदी के खत्म होते होते इन दोनों ने अफगानिस्तान के जाबुलिस्तान और काबुलिस्तान के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। यहाँ तक कि सुबुक्तगीन ने पेशावर के इलाके में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को भी हराया था। और इसी जमीन पर खड़ा हुआ वो नाम जिसने भारतीय इतिहास में आक्रमणों की एक ऐसी झड़ी लगा दी जिसके बारे में सोचकर ही कोई भी हैरान रह जाए। महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में वो सत्ता में आता है और 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच, मतलब सिर्फ 26-27 सालों के अंदर वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार? ये तो कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। उसे मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए धन और संसाधनों की लगातार आपूर्ति चाहिए थी। और इन 17 आक्रमणों में से कुछ युद्ध तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, जैसे 1001 ईस्वी का पेशावर का युद्ध। यहाँ गजनवी का सामना एक बार फिर हिंदू शाही शासक जयपाल से होता है। जयपाल बुरी तरह हार जाते हैं, लेकिन नोट्स में एक प्रथा का जिक्र है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फ्यूनरल पायर या आत्मदाह की प्रथा। हाँ, लगातार हार से टूटकर और अपमानित महसूस करके राजा जयपाल ने अनुयायियों के साथ अग्नि में प्रवेश करके अपनी जान दे दी। ये घटना सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये उस दौर की मान्यताओं का हिस्सा था जहां सम्मान को जीवन से ऊपर रखा जाता था। जाहिर है इससे स्थानीय सेनाओं के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। इसके बाद 1008 ईस्वी में वहिंद का युद्ध होता है, जिसे छाज का युद्ध भी कहते हैं। इस बार गजनवी के सामने जयपाल के बेटे आनंदपाल थे। सही कहा, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। गजनवी ने आनंदपाल को हराया और भीमनगर और नगरकोट के किलों पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने उसके लिए पंजाब और लाहौर के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही कमाल की जानकारी है जो मुख्य धारा के इतिहास में अक्सर छुप जाती है। गजनवी के पास इतनी खूंखार सेना थी, उसने इतने सारे किले ढहा दिए, लेकिन वो कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सका। और इसका कारण पहाड़ या सर्दियां नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इसका कारण वहां की शासक थीं, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा का नेतृत्व इतना मजबूत था कि गजनवी की सेना को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। महिला शासकों को इतिहास में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, लेकिन ये कड़ा प्रतिरोध वाकई शानदार था। रानी दिद्दा की इस रणनीति ने साबित कर दिया था कि तुर्कों की सेना अजेय नहीं है। हालांकि गजनवी रुका नहीं। 1015 में उसने मथुरा पर धावा बोला, जहां कलचुरी वंश के शासक कोकल द्वितीय ने उसे कड़ी टक्कर दी। फिर 1019 में कन्नौज में उसने त्रिलोचन पाल को हराया। और ऐसा नहीं है कि भारतीय राजाओं ने आसानी से हार मान ली थी। 1021 ईस्वी में चंदेल शासक विद्याधर ने गजनवी को बहुत ही कड़ा प्रतिरोध दिया। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था 1025 ईस्वी का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर उसका 16वां हमला। हाँ, नोट स्पष्ट करते हैं कि गुजरात का ये आक्रमण पंजाब के बाहर गजनवी का आखिरी सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। हम यहाँ किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए बिना सिर्फ नोट्स के तथ्यों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस अभियान से लौटते वक्त एक बहुत अहम घटना घटी। जब गजनवी की सेना भारी माल के साथ वापस जा रही थी तो जाटों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। और इसी बात का बदला लेने के लिए गजनवी ने 1027 ईस्वी में अपना 17वां और आखिरी आक्रमण किया। हाँ, जो कि सिंधु नदी के पास जाटों पर किया गया एक नौसैनिक हमला था। वापसी में खोखर जनजाति ने भी उस पर हमला किया था। और फिर अंततः 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। तो तारीखें और युद्ध तो बहुत सारे हो गए, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो इन नोट्स का असली निचोड़ है। ऐसा क्यों हो रहा था? भारत के राजाओं के पास विशाल सेनाएं थीं, असीम दौलत थी, फिर भी वे इन बाहरी हमलावरों के सामने क्यों डह रहे थे? नोट्स में इसके 3 बहुत ही ठोस कारण बताए गए हैं। पहला है एकता प्रणाली। ये कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था थी। सुल्तान अपने सेनापतियों को जमीन का एक हिस्सा यानी इक्ता दे देता था, और उस जमीन से जो भी टैक्स आता था उससे वो सेनापति अपनी सेना का खर्च निकालता था। एकदम सही।
इससे एक ऐसी मिलिट्री मशीनरी तैयार हो गई जो खुद को आर्थिक रूप से चला सकती थी। हाँ। सुल्तान के लिए हमेशा एक सेना तैयार रहती थी। और दूसरा बड़ा कारण जो मुझे दिखा वो थी युद्ध की तकनीक, खासकर घोड़े। हम यहाँ सदियों से हाथियों को युद्ध का सबसे बड़ा हथियार मानते आ रहे थे। हाथी ताकतवर होते हैं लेकिन धीमे होते हैं, और कई बार भगदड़ मचने पर अपनी ही सेना को कुचल देते हैं। इसके उलट तुर्कों के पास मध्य एशिया की बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे जो मैदान में बहुत तेज और फुर्तीले साबित होते थे। और तीसरा कारण जो नोट्स में दिया गया है वो एक विचारधारा है जिसे गाजी की भावना कहा गया है। हम इसे पूरी तरह से तटस्थ होकर समझें तो ये एक धार्मिक विचारधारा थी जहां युद्ध को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। गैर मुस्लिमों की भूमि पर कब्जा करने को धार्मिक मान्यता मिली हुई थी, जिससे उनके सैनिकों का मनोबल और आक्रामकता बहुत बढ़ जाती थी। बिल्कुल। एकता का प्रशासन, घोड़ों की फुर्ती और गाजी का जुनून, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा संयोजन बनाया जिसका तोड़ पारंपरिक भारतीय राजाओं के पास नहीं था। और इस पूरे कालखंड की जानकारी हमें उस समय के कुछ बेहतरीन इतिहासकारों से मिलती है, जैसे फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा, हाँ, और अल बिरूनी जिनकी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद बहुत मशहूर है। इसके अलावा 11वीं सदी के उद्बी ही किताबुल यामिनी और 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता ने भी इसका विस्तार से वर्णन किया है। बाहरी कारणों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन कोई भी इमारत तब तक नहीं गिरती जब तक उसकी नींव अंदर से कमजोर न हो। उस वक्त भारत के भीतर का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये वो दौर था जब पूरा उत्तर भारत अलग अलग राजपूत राज्यों में बटा हुआ था। अगर हम नोट्स के हिसाब से उस वक्त का नक्शा देखें तो राजस्थान के इलाके में शाकंभरी के चौहानों का राज था, गुजरात में सोलंकी शासक थे, मालवा में परमार, दिल्ली पर तोमर वंश और खजुराहो में चंदेलों का दबदबा था। ये सभी राज्य ताकतवर थे, लेकिन ये अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। जैसे 1151 ईस्वी में चौहान शासक विग्रह राज ने तोमरों से दिल्ली छीन लिया और उन्हें अपना सामंत बना लिया। और इसी सियासी खींचतान के बीच 1171 ईस्वी में एक ऐसा नाम उभरता है जो आज भी बहुत मशहूर है, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। जब वो सिंहासन पर बैठे तो उनकी उम्र महज 11 साल थी। लेकिन कम उम्र होने के बावजूद उनकी सैन्य समझ बहुत अच्छी थी। 1180 ईस्वी में उन्होंने खजुराहो के चंदेलों को युद्ध में हराया। हालांकि 1182 में गुजरात के चालुक्यों से उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। और साथ ही कन्नौज के गहड़वाल राजपूत शासकों के साथ उनकी एक बहुत ही गहरी दुश्मनी भी पनप रही थी। अब एक तरफ भारत के राजा आपस में उलझे हुए थे और दूसरी तरफ सीमाओं पर एक नया खतरा दस्तक दे रहा था। भारत में दूसरा बड़ा तुर्क आक्रमण, और इस बार कमान मोहम्मद गौरी के हाथ में थी, जिसका पूरा फारसी नाम नोट्स में मुइज़ अल-दीन मोहम्मद इब्न साम बताया गया है। वो गुरिद साम्राज्य के गियासुद्दीन मोहम्मद का छोटा भाई था। गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हमले के साथ अपनी शुरुआत की, लेकिन गौरी के लिए भी भारत विजय आसान नहीं थी। हाँ, क्योंकि 1178 ईस्वी में जब उसने गुजरात पर हमला किया तो उसका सामना रानी नईकी देवी से हुआ। रानी नईकी देवी मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय की मां थीं और उनके नेतृत्व में गौरी को ऐसी करारी शिकस्त मिली कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। रानी दिद्दा के बाद रानी नाइकी देवी का ये कड़ा प्रतिरोध फिर साबित करता है कि महिला शासक रणनीतिक रूप से कितनी शक्तिशाली थीं। हार के बाद गौरी समझ गया कि वो गुजरात के रास्ते भारत में नहीं घुस सकता, तो उसने रास्ता बदला और गजनीवी साम्राज्य के अंतिम शासक खुसरो मलिक को हराकर पेशावर छीन लिया। और फिर तराइन के ऐतिहासिक युद्धों का मंच तैयार हुआ। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जहां पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। बिल्कुल। गौरी बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो 1 साल बाद अपनी अश्वसेना को और बेहतर बनाकर 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में वापस आया। और इस बार नतीजे उलट थे। 1192 में मोहम्मद गौरी ने जीत दर्ज की। नोट्स में इस जीत के पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक की बड़ी भूमिका बताई गई है, जो गौरी का एक बहुत ही भरोसेमंद दास था। इनाम के तौर पर गौरी ने ऐबक को हिसार और सिरसा का राज सौंप दिया और पृथ्वीराज को अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई। इस पूरी घटना में एक विवाद भी है जो नोट्स में निष्पक्ष रूप से दिया गया है। कुछ स्रोतों का कहना है कि
कि कन्नौज के घड़ेवाल शासक राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। हम सिर्फ स्रोतों में मौजूद इस विमर्श को सामने रख रहे हैं। और इसी दुश्मनी के विमर्श को 12वीं सदी में लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासू में भी देखा जा सकता है, जिसे दरबारी कवि चंद बरदाई ने ब्रज भाषा में लिखा था, जिसमें राजा जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के विवाह की मशहूर कहानी है। लेकिन अंततः 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जहां मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ और गौरी ने जयचंद को हराकर कन्नौज और असनी के किले पर कब्जा कर लिया। और फिर गौरी के वो शक्तिशाली दास भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो अगर हम इस पूरे कालखंड का सारांश निकालें तो यह सिर्फ युद्धों का नहीं बल्कि रणनीतिक बदलावों का दौर था। एकता सिस्टम और घोड़े और भारत के भीतर आपसी फूट जैसे चौहान बनाम गेड़वाल की दुश्मनी ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आंतरिक सत्ता खंडित होती है और बाहरी ताकतें नई युद्ध तकनीकों के साथ आती हैं, तो बड़े से बड़े साम्राज्य कैसे ढह जाते हैं। सही कहा। जानकारी का ये खजाना हमें यही सिखाता है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक अंतिम गहरा सवाल आ रहा है। वो क्या? हमने इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा, गुलामों का शासक बन जाना। इतिहास में आमतौर पर सत्ता राजसी खून से चलती है, लेकिन तुर्कों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां सबसे वफादार और क्रूर दासी सबसे बड़े सेनापति और अंततः सुल्तान बने, जैसे ऐबक और अल्पक तगीन। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जब एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था खून के रिश्तों की बजाय सैन्य शक्ति और दासों की वफादारी पर टिक जाए, तो उस साम्राज्य का भविष्य कैसा होता होगा। क्या यही दास प्रथा आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बनी या सबसे बड़ी कमजोरी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जो इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देता है। आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।